आज वाले हैं, आज पहले वो देख लो। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास को खत्म करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे, और बेटा आज हमारी होने वाली है द वेरी फर्स्ट जीडी वर्सेस एनएस बैटल, आमना सामना इन हॉगवर्ट्स। ठीक है, आमना सामना इन हॉगवर्ट्स। ठीक है, चलो जी, तो शुरुआत करें क्या गाइस? शुरुआत करें क्या? एवरीबॉडी आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से। तो दिस सबसे पहले तो तृप्ति ने बोला था कि तृप्ति कह रही थी कि भैया मैं उदय बैच में आती हूँ, बड़ा मजा आता है, प्लीज मेरा एक बार नाम ले देना है। तो तृप्ति मैसेज करेगी, तृप्ति मैंने तुम्हारी बात सुन ली, हाय तृप्ति। ठीक है, सबसे पहले। दूसरी बात, दूसरा है राहुल। तो राहुल ये कहता है, राहुल का ये कहना था, ठीक है, कि भैया यार कल ना वो एटॉमिक मास वाला वो जो कॉन्सेप्ट था ना, मेरे स्कूल में ना बहुत लंबा चौड़ा करवाया है, समझ में मुझे फिर भी नहीं आया है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया पेपर में मुझे वो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास वाला लंबा चौड़ा जो स्कूल में जो मुझे समझ में नहीं आया वो लिखना है। एनसीईआरटी पूरी छपवा रखी है भैया कॉपी में, क्या वो लिखना है मुझे, या फिर मुझे जो आपने एकदम से समझा दिया बहुत अच्छा समझ में आ गया, छोटे से नहीं समझ में आ गया, वो लिखना है। लिसन टू मी एवरीवन, ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर हम स्टार्ट। देयर आर टू टीचर्स, बोथ टीचर्स आर गुड, लेकिन एक टीचर वो होता है जो आपको 5 पेज में एक चीज को सिखाता है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको वहां पे पढ़नी होती है, लेकिन वो इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि आप जो एक्चुअल चीज समझने की वो समझ नहीं पाते। देयर इज अ सेकंड सेट ऑफ टीचर, वो आपको 5 लाइनों में एनसीईआरटी के 5 पेज समझा देता है, एंड यू फील कि यार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी तगड़ी हो गई। ऑलवेज रिमेंबर, इन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी रीडिंग इज नॉट इवन पॉसिबल। आप नोट्स एनसीईआरटी की रीडिंग से नहीं बना सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत वास्ट है। 10th तक पॉसिबल था, 11th में और 12th में पॉसिबल नहीं होगा। तो जितने भी बच्चों को ये लग रहा है ना कि वो जो एनसीईआरटी के जो स्कूल में नोट्स बन रहे हैं ना, पूरे लाइन टू लाइन लिखना पड़ता है सब कुछ, भैया क्या वो जरूर नहीं। अगर वो ही जरूरी होते तो एक टीचर की कोई जरूरत नहीं होती। मैं यहां पे 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस लेके खड़ा हूं, क्योंकि मेरी ये खासियत है कि एनसीईआरटी के 5 पेज को मैं तुम्हें 5 लाइनों में समझा सकता हूं। दैट्स माय एबिलिटी, दैट्स बिकॉज क्योंकि मैं टीचर हूं, इसीलिए मैं हूं। अगर मैं तुम्हारे लिए वो 5 पेज लेके आ रहा हूं जो कि तुम कह रहे हो कि भैया स्कूल में 5 पेज हैं, और मैं तुम्हें वो चीजों को समझा नहीं पा रहा हूं, देन मेरे टीचरों ने कोई फायदा रह नहीं गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो 5 पेज जिनमें आपको लगता है कि इतना सारा कंटेंट है भाई, इतना सारा कंटेंट है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने उन 5 पेज को 5 लाइन में कैसे सीख लिया, और आप अपने आंसर को कैसे लगा के आ गए हो पेपर में, कि उन 5 लाइनों में आपने अपने पूरे आंसर को सेट कर दिया, और अब एग्जामिनर देख रहा है कि यार कितना अच्छा उसने मुझे एग्जाम पे वो लिख के दिया। तो अगर सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से मुझे एक बार चैट सेक्शन में एपीएम लिखा देंगे कि भैया एपीएम हो गया बहुत तगड़े लेवल पे, और फिर हम पढ़ने वाले हैं गाइस आज के सेशन में आगे। चलिए जल्दी से एक बार एपीएम विद रेड हार्ट गाइस, विद रेड हार्ट, एंड देन वी विल गो, वी विल अंडरस्टैंड। डन है गाइस? डन है गाइस? चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बताने यार एसी कौन कम कर देता है, मुझे गर्मी लग रही है, एक सेकंड रुक जाओ। यस, नाउ आई एम रेडी गाइस, नाउ आई एम रेडी, नाउ आई एम रेडी। चलिए, तो कल वाली क्लास में हमने यहां पे एंड किया था मामले को, जहां पे एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था एटॉमिक मास को निकालने का। क्या था वो गाइस? तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए फॉर्मूला निकाला गया था, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, जल्दी से बता दो मुझे क्या था वो, जल्दी से बताओ। अच्छा मैं पूरा लिख देता हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ये इक्वल आया था तुम्हारा किसके, किसके इक्वल आया था गाइस? ये इक्वल आया था तुम्हारा एटॉमिक मास, वो कितना भारी है किसके कंपैरिजन में बेटा? मल्टीप्लाई 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम के। क्या सभी को ये बात याद है? एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस।
और यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो एटॉमिक मास का तुम लोग फॉर्मूला बोल सकते हो, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, भाई एटॉमिक मास को तो रखो, इसको तो इधर डिवाइड में ले आओ, तो ये बन जाएगा एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। अगर सभी लोगों को यहां तक कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से बता दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। एवरीवन जल्दी से मुझे बोलेंगे, क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? अगर एटॉमिक मास का फॉर्मूला पूछेंगे तो ये है, अदरवाइज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ये। क्या सभी को बेटा बैटल होगी, मेरे लाल मेरे बच्चे, बैटल होगी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और देन हम अपनी बैटल को करेंगे, ठीक है? चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे एक बार बता दो सारे के सारे लोग। अब नो डाउट है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, नाइस। अब यहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बहुत बड़ी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई गाइस? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि जितने भी रिलेटिव एटॉमिक मास थे हमारे, ये जितने भी रिलेटिव एटॉमिक मास थे, हमें यहां पे कोई यूनिट पता ही नहीं है। हम 1U लिख देते थे हाइड्रोजन को मान के, भाई इसको हम लिख देते थे कितना भैया, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा मल्टीप्लाई में, है ना, इसे हम एटॉमिक मास कहते थे। याद है सभी को? उतारने की जरूरत नहीं है, फिर उतार लिया था। भाई ऑप्शन में आया था 16 मल्टीप्लाई, तो 16 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आएगा 16 यूनिट। यहाँ पे ऐसे ही हमारा हो गया 12, तो 12 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, हो गया 12 यूनिट। तो कोई भी हमें एक एक्चुअल यूनिट पता ही नहीं है कि यूनिट क्या होगी। तो यूनिट को बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने काम किया कि हमें एटॉमिक मास की एक यूनिट बनानी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने पहले वाले फॉर्मूले में एटॉमिक मास की एक यूनिट बनाने के लिए इस वाले पार्ट को खुद से कह दिया कि हम एक नई यूनिट बना रहे हैं। जैसे मीटर होता है, किलोग्राम होता है, ऐसे एक नई यूनिट बना दी जिसका नाम रख दिया गया बेटा 1 AMU। इस यूनिट का नाम क्या रख दिया गया? 1 AMU। और इस AMU का मतलब था एटॉमिक मास यूनिट। क्या मतलब था? एटॉमिक मास यूनिट। क्या मतलब था? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोल दिया? 1 AMU। भैया इससे यूनिट कैसे डिफाइन हो गई? मजा नहीं आया, समझ नहीं आया बेटा, सिंपल सी बात है। जैसे ही आपने इसको 1 AMU बोल दिया, अब जब भी आप आंसर निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देख लो, जैसे मान लो आपको चाहिए भाई मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या देखोगे कि भाई ये कितना भारी है? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम से, यही देखोगे? हाँ जी भैया, मैं तो यही देखूंगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, तो यहां पे आपने देखा कि यार ये तो 16 टाइम्स है। तो जैसे ये 16 हुआ और इसको आपने क्या मान लिया बेटा? साइंटिस्ट लोगों ने क्या मान लिया इसको? नई यूनिट बना के 1 AMU। तो आंसर कितना है बेटा? 16 मल्टीप्लाई 1 AMU, तो आंसर आपका बना 16 AMU। एक नई यूनिट डिफाइन कर दी। अगर मैं कहीं पूछूं मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना लिखोगे, तो बेटा कितना भारी है? 23 टाइम्स। और इसको आपने क्या मान लिया साइंटिस्ट लोगों ने? 1 AMU। तो बेटा आंसर कितना आया आपका? 23 AMU आया। एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस गाइस, जल्दी से मुझे बताएंगे सारे लोग कि कितने लोगों को समझ में आया कि AMU क्या होता है। AMU कुछ नहीं है, एक नई यूनिट डिराइव कर दी। बस हमने क्या कर दिया? कार्बन के इस फॉर्मूले में इस वाले पार्ट को अपने आप क्या मान लिया बेटा? अपने आप इसको हमने बेटा मान लिया है 1 AMU। और यहीं से हमारी एक नई यूनिट डिफाइन हो जाती है, वो होती है कुछ ऐसी। एवरीवन जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे, क्या सभी को समझ में आया 1 AMU का मतलब क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम कितना होगा, तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, क्या लिखूं? जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, क्या लिखूं? जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, मैं क्या लिखूंगा? जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, मैं क्या लिखूंगा? आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, आप ना यहां पे काम करो, आप लिख दो मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम इज इक्वल टू 24 टाइम्स किससे? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम से, इसको 1 AMU माना है, मल्टीप्लाई 1 AMU। तो आंसर कितना है बेटा आपका? 24 AMU आ गया। क्या सभी को बातें क्लियर हो गई हैं? AMU क्या होता है बेटा? 1
एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 AMU क्या होता है, सबको क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, कॉपी में लिखेंगे। चल, तो अब अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि व्हाट इज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, तो बेटा एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है, नीचे वाले को तो आपने 1 AMU मान के छोड़ दिया, 1 मान लिया था आपने इसको, तो है ना, बस ऊपर वाला रह गया। तो क्या मैं एटॉमिक मास के फॉर्मूले को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, एवरीवन जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक बात है कि नहीं है? जल्दी बता दो मुझे, क्या सही बात है, क्या सही बात है, क्या सही बात है, क्या सही बात है? ठीक है, तो बेटा क्या आया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, एनी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि बेटा आपका सिंपल सा केस था। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? कौन कह रहा है हैप्पी बर्थडे आकाश? आकाश मेरा बर्थडे कहां से आ गया गाइस? ये बर्थडे तो मुझे भी नहीं पता मेरा बर्थडे कहां से आ गया, किसी बात कर रहे हो तुम ये? आई डोंट हैव एनी बर्थडे टुडे, मेरा बर्थडे 15 जून को, जल्दी आ रहा है, ठीक है ना, पार्टी दूंगा, तुम्हें टेंशन ना लेना। चलो बेटे जल्दी से यार, मुझे थोड़ा सा फोकस यार, देखो तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें बर्थडे मत लिखो यार, सच में फोकस कर लो, बहुत तगड़ा टॉपिक है ये 11th क्लास का, तुम्हारा सिलेबस वैसे पीछे चल रहा है, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे कर रहे हो। चलो, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बन गया, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि बेटा आपने इसको तो हमेशा 1 AMU मानना है ना, तो 1 AMU, तो एटॉमिक मास डायरेक्टली किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जल्दी बोलो हाँ या ना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, और इसी फॉर्मूले से हमने किसकी वैल्यू निकाली, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की वैल्यू निकाली। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, और वही आ जाता है बेटा कितना, 23 AMU। ठीक है, मैं पूछूंगा मैग्नीशियम का, तो भैया 24 AMU। ठीक है, मैं पूछूंगा ऑक्टेन का 16 AMU। ठीक बात है। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बहुत जबरदस्त। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ध्यान से इसको समझ। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि कुछ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मान के चलो, मैं तुम्हें छोटा सा सिनेरियो देता हूं, छोटा सा सिनेरियो, उस सिनेरियो को बहुत ध्यान से समझना सारे लोग, ठीक है ना, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा, उस सिनेरियो को समझना। सपोज करो यहां पर मेरे पास एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें सारे के सारे एटम्स रखे हुए हैं। लेट सपोज मैंने सारे के सारे हीलियम के एटम्स रखे हुए हैं, सारे के सारे हीलियम के एटम्स रखे हुए हैं। सही बात है? अरे हाँ या ना, अरे हाँ ये बताऊंगे, हाँ या ना। तो यहां पर अगर मैं देखूं, सारे हीलियम के एटम्स हैं, और हीलियम का कोई आइसोटोप नहीं होता, इसका बस एक ही एटम होता है, और वो कौन सा होता है भाई, हीलियम 2 4 वाला, एक ही होता है। तो जब भी आप इसका एटॉमिक मास निकालोगे, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे भैया कितना, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कोई भी एक एटम का जो भी मास होगा वो एटॉमिक मास होगा, कोई भी एक एटम का, क्योंकि सारे एटम कौन है, हीलियम है, तो किसी एक का भी मास ले लोगे तो वही एटॉमिक मास कहलाएगा। अरे हाँ या ना। लेकिन मान लो अब की बार मैंने केस ले लिया किसका, हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स हैं, अरे हाँ या ना, हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होते हैं एक ढेर में। मुझे सोच समझ के बताना, क्या हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं कि अलग अलग हो? अरे भैया हाइड्रोजन में तो आइसोटोप होता है, हाँ जी आइसोटोप होता है, मतलब कोई तो होगा 1H1 वाला, मैक्सिमम तो वही होते हैं, कल बताया था मैंने 98.99% तो वही होते हैं, 99 समथिंग, है ना 1H1 वाले। लेकिन भैया 1H2 भी तो हो सकता है ना, 1H3 भी तो हो सकता है ना। तो अब इस केस में जब आपसे कोई पूछे बताओ एटॉमिक मास कितना है, तो क्या आप ये कहोगे कि मास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन? नहीं, क्योंकि यहां पे तो सबका मास 2,4 मतलब 4 ही था, क्योंकि इसके आइसोटोप तो होते नहीं है। तो किसी भी एटम को छांटोगे, इसका मास 4 है, तो एटॉमिक मास की वैल्यू 4 AMU आ जाएगी भैया। यहाँ पे हीलियम में 4 AMU आ जाती है एटॉमिक मास की वैल्यू, डायरेक्टली निकाल दो, क्योंकि सबका मास 4 है।
लेकिन क्या यहाँ पे सबका मास 1 है? नहीं। क्या सबका मास 2 है? नहीं। क्या सबका मास 3 है? नहीं। तो कैसे बताएं एटॉमिक मास की वैल्यू? तो ऐसे में क्या करना है आपको इन सारे एटम्स का एवरेज मास लेना है। क्या करना है? एवरेज मास, जैसे कि एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। भैया मजा नहीं आया, थोड़ा सा मजा, सच बताऊं तो मजा नहीं आया। देखो देखो देखो, मान लो आपके ना क्रिकेट सारे लोग खेलते हो ना, क्रिकेट सारे लोग खेलते हो, तो तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, मान के चलो एक सोनू है एक मोनू है ना, एक सोनू है और एक मोनू है, ठीक है, एक सोनू है एक मोनू, एक अबली एक डबली, जो भी तुम मान, ठीक है ना, सोनू मोनू दो भाई। हमें यह देखना है सोनू और मोनू में से कौन अच्छा खेलता है। बट प्रॉब्लम यह है कि सोनू ने आज तक एक मैच खेला है, उसमें बनाए हैं 70 रन। मोनू ने 3 मैच खेले हैं, एक में बनाए थे 10, एक में बनाए हैं 80 और एक में बनाए हैं 40। अब अगर मैं इन दोनों में देखूं तो कोई पूछे सोनू कैसा खेलता है, तो सोनू तो दिख रहा अच्छा खेलता है, 70 रन मारे जाए एक मैच में। फिर कोई पूछे मोनू कैसा खेलता है, यार इस मैच में तो बड़ा खराब खेला है, छी इस मैच में तो सोनू से भी अच्छा खेला है, 80 नंबर 80 वो मार दिए, रन मार दिए। तो कैसे डिसाइड करेंगे इस केस में कि बताओ कौन अच्छा खेलता है? तो जब भी आपके पास मल्टीपल नंबर्स होते हैं तो आपसे कहा जाता है उनका एवरेज निकाल दो। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल करके, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ चीजें। जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ ऑल करोगे 80 + 40 120 130, और कितने नंबर कितने मैच खेला है वो बेटा, वो 3 मैच खेला है, तो सॉल्व करोगे तो उतना आएगा। 3 कितना चलेगा, 3 4 जा 12 चलेगा, 3 3 जा 9 43 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई सोनू अच्छा है, क्योंकि सोनू ने एक मैच में 70 मारे हैं और उसने उसका एवरेज जो आ रहा है वो 44 से नीचे का आ रहा है, तो इसलिए कौन अच्छा है बेटा, सोनू को अच्छा माने। ऐसे ही एटम्स का एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास, सारे हीलियम है, सबका मास 4 है, तो डायरेक्टली लिख दिया 4 है, यही है। लेकिन अगर एटम्स अलग अलग है, आइसोटोप है, तो उन सबका एवरेज आपको निकालना है। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया एवरेज मास ऑफ ऑल एटम्स का और डायरेक्टली मास ऑफ वन एटम? अरे बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो, एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। जल्दी से बता देंगे सारे के सारे लोग। जब भी आइसोटोप वाला एटम होगा तो एवरेज लेना है, जब भी नो आइसोटोप वाला एटम होगा तो डायरेक्ट आंसर बताना है। अरे बोलो हां या ना, अरे बोलो हां या ना। एग्जाम्पल दे दूं? अब एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा, पहले यहां तक उतार लो, पहले यहां तक उतार लो, नीचे एग्जाम्पल उतारने का मन है तो उतारना, नहीं हो तो छोड़ देना। कोई कह रहा है आइसोटोप क्या होता है? बेटा प्रीवियस क्लास देखो, कल ही बताया आइसोटोप क्या होता है। किसी बात कर रहा है लाडले, कैसी बात कर रहा है तू है? जल्दी से उतारेंगे सारे लोग अपनी कॉपी में। अगर आइसोटोप नहीं है, सबका मास बराबर है 4, 4 वाला बराबर है सबका, तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 4, क्योंकि उसका एक ही मास है, 4 है, हर जगह बस एक ही मास है, 4 है, तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर उसका मास सब जगह बराबर नहीं है, उसके आइसोटोप हैं, मतलब डिफरेंट मास नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसे में आपको सबका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकाल। ठीक है, चलिए जी। अब यहां पर आप एक काम कर लीजिए, आइसोटोप वाले केस में एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। आइसोटोप वाले केस में एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं, जहां पे आपको लिखना है कि जो एटॉमिक मास निकालना है वो एवरेज निकालना है, क्योंकि यहां पर आइसोटोप हैं। और उसके लिए जो आपका फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका कितना? एवरेज मास ऑफ ऑल द एटम्स। क्या होता है? एक एटम का मास, सारे हीलियम है, सबका मास 4 है, तो डायरेक्टली लिख दिया 4 है, यही है। लेकिन अगर एटम्स अलग अलग है, आइसोटोप है, तो उन सबका एवरेज आपको निकालना है। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया एवरेज मास ऑफ ऑल एटम्स का और डायरेक्टली मास ऑफ वन एटम? अरे बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो, एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस।
जल्दी से बता देंगे सारे के सारे लोग। जब भी आइसोटोप वाला एटम होगा तो एवरेज लेना है, जब भी नो आइसोटोप वाला एटम होगा तो डायरेक्ट आंसर बताना है। अरे बोलो हां या ना, अरे बोलो हां या ना। एग्जाम्पल दे दूं? अब एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा, पहले यहां तक उतार लो, पहले यहां तक उतार लो, नीचे एग्जाम्पल उतारने का मन है तो उतारना, नहीं हो तो छोड़ देना। कोई कह रहा है आइसोटोप क्या होता है? बेटा प्रीवियस क्लास देखो, कल ही बताया आइसोटोप क्या होता है। किसी बात कर रहा है लाडले, कैसी बात कर रहा है तू है? जल्दी से उतारेंगे सारे लोग अपनी कॉपी में। अगर आइसोटोप नहीं है, सबका मास बराबर है, चार चार वाला बराबर है सबका, तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे चार, क्योंकि उसका एक ही मास है, चार है, हर जगह बस एक ही मास है, चार है, तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर उसका मास सब जगह बराबर नहीं है, उसके आइसोटोप हैं, मतलब डिफरेंट मास नंबर हो सकता है, यहाँ पे वन है, वन है, वन है, टू है, यहाँ पे थ्री है, तो ऐसे में आपको सबका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकाल। ठीक है, चलिए जी। अब यहां पर आप एक काम कर लीजिए, आइसोटोप वाले केस में एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। आइसोटोप वाले केस में एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं, जहां पे आपको लिखना है कि जो एटॉमिक मास निकालना है वो एवरेज निकालना है, क्योंकि यहां पर आइसोटोप है, और उसके लिए जो आपका फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका कितना? एवरेज मास of all the atoms of that element, of that element। चलिए अब इसका यूज करके दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा भैया मजा नहीं आया, मतलब ये यूज कैसे करना है इसका, तो आओ इसका यूज करना सिखाता हूं। ठीक है, आओ इसका यूज करना सिखाता हूं। चलिए यूज बता दो कैसे करेंगे, यूज बताओ यूज कैसे करेंगे। चलो तो यूज करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, यूज करना सिखा रहा हूं, यूज करना सिखा। ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे लोग इसको बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ही ध्यान से करेंगे, फोकस लगा के करेंगे। मैं चाहता हूं बेटा फोकस बना के रखना सारे लोग। फिर एनिवर्सरी आ गया, तुम मानोगे नहीं है, तुम चैट भी ना मानोगे नहीं। अब हैप्पी एनिवर्सरी चल रहा तुम्हारा, तुम्हारी ना भी मैं पेन दे दूंगा, ठीक है ना, ध्यान देख लो यहाँ पे। चलो ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझो ध्यान से। मान के चलो कि मेरे पास ये एक बीकर रखा हुआ है, ये एक बीकर रखा हुआ है, और इसमें एक एटम है जिसके कोई आइसोटोप नहीं है। जैसे लेट्स सपोज मैं कौन सा ले लूं, मैंने ले लिया लिथियम, लिथियम है ना, या फिर कोई भी ले लो आप, जिसको भी आपको लगता है, जो भी आपका मन करे आपको लेने का, ठीक है। या फिर जैसे मान लो मैंने ले लिया कौन सा, मैंने ले लिया आर्गन ले लिया, ठीक है, अपन ने आर्गन ले लिया। तो लेट्स सपोज आर्गन मैंने लिया, आर्गन का होता है भैया यहाँ पे नीचे कितना होता है भाई लोग, नीचे होता है 18, ऊपर होता है 40। अब अगर इसके कोई आइसोटोप नहीं होते हैं, लेट्स से इसके कोई आइसोटोप नहीं होते हैं, तो क्या सारे के सारे एक ही जैसे एटम होंगे? क्योंकि आइसोटोप तो है नहीं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसके एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, मास नंबर क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। यहां पे आप कोई भी एटम ले सकते हो, जिसको भी आपको लेना है ना, जिसको भी आपको लेना है, बस कंडीशन ये है उसका कोई आइसोटोप ना हो, नो आइसोटोप, उसका कोई भी आइसोटोप ना हो। तुम्हारा मन कर रहा है एल्यूमिनियम लेने का, लो एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ये होता है 13, ये होता है 27। जब आइसोटोप नहीं है तो सारे के सारे बॉक्स में जितने एल्यूमिनियम के एलिमेंट है सबका मास 27 ही होगा, चेंज नहीं। ऐसे में आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका एटॉमिक मास कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली लिख देना है 27 AM। लेकिन आपके पास अब एक ऐसा क्वेश्चन आ लिखा हुआ है नीट में, एन एलिमेंट एक्स द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, मतलब एक एक्स है जिसके 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एक जिसमें मास नंबर 200 है, एक जिसमें मास नंबर 199 है, एक जिसमें मास नंबर 202 है। सही बात है। अब कंपोजिशन का मतलब क्या है? टोटल आपने जितना भी लिया है उसमें से 90% ये वाला पाया जाता है, 8% ये वाला पाया जाता है, और 2% आपका ये वाला पाया। समझ रहे हो बात? जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप में 1H1 पाया जाता था 99.98%, 1H2 पाया जाता था 0.002%, और ट्रेसेस में कुछ -3 होता था। तो ऐसी इसकी कंपोजिशन दे। क्या आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा? नहीं भैया, 200 है, कहीं 90, 190 है, कहीं 202 है। भाई इसमें तो सबका ही 27 था, सारे एल्यूमिनियम का 27 था।
जितने भी अब देखोगे सबका 27, क्योंकि आइसोटोप तो है ही, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया। इसमें क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। एवरेज कैसे निकालते, ध्यान से देखो। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई लोग, एवरेज मास ऑफ ऑल द एटम्स। अब बेटा एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, टोटल मास ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। अब एक तरीका बताता हूं, बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता हूं, कैसे। जब भी परसेंटेज में दे रखा होगा तो परसेंटेज 100 से ऊपर तो नहीं होती, कभी भी 100 से ऊपर परसेंटेज तो नहीं होती। तो ऐसा मान लो कि यहां पे ये कह रखा है आपके पास टोटल 100 एटम है, इसके कितने एटम है, टोटल 100 एटम है, कितने हैं, टोटल 100। उन 100 में से 90 एटम्स हैं X200 वाले, 8 हैं X199 वाले, और 2 हैं X202 वाले। अब एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल मास 90 का है 200, 90 एटम का है 200 मास, 8 एटम का है 199 मास 199, और 2 एटम का है 202। तो ऐसे करके आपका क्या आ गया, टोटल मास आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम। जब भी परसेंटेज में होगा, परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं होती, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपने 100 ही माने थे, नीचे आपका आ गया 100। सॉल्व करेंगे, 9 टू जा 18, तो ये हो गया 18,000। 8 की मल्टीप्लाई करोगे 199 से, तो ये आएगा बेटा आपका 1600 में से आप 8 घटा दोगे तो 1592, ये आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपका 404, डिवाइडेड बाय अपना 100 हो गया। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे सॉल्व, ध्यान से देखना। 18,000, उसके बाद 1592, उसके बाद 404, तो कितना है आपका 69991, आपका आ गया 19996 डिवाइडेड बाय 100। बेटा जब 100 को हटाओगे तो डेसिमल कहां आएगा, 2 डेसिमल प्लेस के साथ में, और 2 डेसिमल प्लेस के साथ में जब आपका आंसर आएगा तो ये आपका आंसर बनेगा 199.96। इनमें से आपका कौन सा आंसर मैच हो रहा है, 199.96 तो नहीं है, लेकिन आप राउंड ऑफ अगर थोड़ा सा भी करोगे, तो राउंड ऑफ जब करोगे तो ये 5 से बड़ा है, तो यहां पे एक नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 9 में ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 0 1 उधर जाएगा तो 200 बन जाएगा, तो आपका इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितने लोगों को एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस यार, जल्दी बता दो। बेटा 199 मत लिखना, क्योंकि दिस इज 199.96, तो आप राउंड ऑफ थोड़ा सा भी करोगे तो 200 आ जाएगा। बेटा जितने लोगों को भी समझ में आ गया है, सी वालों को मैं मानूंगा सही है, सी वालों ने बस राउंड ऑफ नहीं किया, ये गलती कर दी। बाकी सबको जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जिसको नहीं आया मैं रिपीट करूंगा, टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, क्या टेंशन लेते हो। यस या नो कर दो, एक बार वो टाइप कर दो यस या नो में। जिसको नहीं समझ में आया मैं रिपीट कर दूंगा, यस या नो कर दो भाई, यस या नो कर दो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अबे खड़ा है तुम्हारा भाई, क्यों टेंशन लेते हो यार तुम लोग, मैं कह रहा हूं ना, मैं यही हूं, क्यों टेंशन लेते हो, डरो मत, हवा बना देंगे भाई फिजिकल केमिस्ट्री की। तो जल्दी बोल दो एक बार, कितने लोगों को आ गया। देखो अभी मैं पूछूंगा, पहले ये खत्म होने दो अपना फोन, फिर पूछूंगा कुछ बातें, फिर बताना, फिर बताऊंगा आगे। तुझे नींद से उठाऊं और फिर चाय बनवाऊं, सैया सैया तू जो चाय बनाए मजा मुझे आ जाए। 75% को आ चुका है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलो अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब आइसोटोप होंगे, और ये वाला कॉन्सेप्ट जब नो आइसोटोप होंगे। सही बात है, अरे सुन लो यार यहां पे, ठीक है। ये बता दो कि ये वाला पार्ट किसको समझ में आ गया, ये वाला पार्ट किसको समझ में आया। जब भी परसेंटेज दे रखा होगा तो आपको टोटल एटम को 100 मान लेना है। परसेंटेज भाई 90% ऑफ 100 90, 8% ऑफ 100 8, 2% ऑफ 100 2, तो आपको इंडिविजुअल के नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। क्या ये सभी को समझ में आ गया, जल्दी बोल दो। ये वाला पार्ट किसको समझ में आ गया कि आपने परसेंटेज वाले में टोटल को 100 मान लेना है, 90% ऑफ 100 90, 8% ऑफ 100 8,
2% ऑफ दो। ये सबको आ गया भैया, ठीक है, ये वाला। अब ऊपर रखना है टोटल मास। 90 एटम 200 वाले हैं तो ये तो हो गया इन वालों का मास। 8 एटम 199 वाले हैं, ये हो गया इनका मास। 2 एटम 202 वाले हैं, ये हो गया इनका मास। अरे हाँ या ना, ठीक है भैया। नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। परसेंटेज में आप हमेशा 100 ही मानोगे क्योंकि 100 से ऊपर नंबर होता नहीं है, तो नीचे आपका 100 आ गया, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करवा दूं, कर लोगे क्या? एक और क्वेश्चन करवाऊंगा तो कर लोगे? जल्दी बताओ मुझे, एक और क्वेश्चन करवा दूं क्या? एक और क्वेश्चन करवा दूं? आओ जल्दी से, एक और क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना। कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। अब कैसे करोगे? ध्यान से देखो, आपसे बोला है कि क्लोरीन के 2 तरह के आइसोटोप होते हैं, जिसमें से 35 मास वाला होता है इतना परसेंटेज, और 37 मास वाला होता है 24.23%। इसमें भी 35 मास जो है इसका, ये पूरा 35 नहीं होता, ये होता है 34.9689, ये मास होता है इतने परसेंट का, और इतने परसेंट का ये मास होता है। आपको निकालना है एटॉमिक मास, जिसको हम एवरेज कहते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं टोटल क्लोरीन के एटम को मान लूंगा 100, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है। अब 100 में से 75.77 एटम्स हो जाएंगे, जिनका मास है 34.9689, और 24.23 हो जाएंगे, जिनका मास है 36.9659। सारे लोग यहां तक सहमत हैं? बेटा रिपीट कर रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन की फॉर्म में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। दोबारा देखो क्या बोला मैंने। कैलकुलेट एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। पहला आइसोटोप की परसेंटेज दे रखी है, मास दे रखा है। दूसरे की परसेंटेज दे रखी है, मास दे रखा है। परसेंटेज दे रखी है तो टोटल को 100 मानेंगे। 100 में से 100 का 75.77%, मतलब कि 75-77, उसका मास कितना है? इतना है, ये लिख दिया। 100 में से इतने परसेंट का मतलब इतने एटम का मास कितना है? इतना, ये लिख दिया यहां पे सभी ने। अब देखो बेटा, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? ऊपर रखेंगे टोटल मास, ऊपर रखेंगे टोटल मास। टोटल मास कैसे आएगा भैया? देखो यहां से 75.77 एटम्स का मास है 34.9689। ये तो हो गया इन वालों का मास प्लस उन वालों का मास। 24.23 का मास है 36.9659। ओके जी भैया, पूरे को डिवाइड कर दो। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने? 100। ये आपका आ गया। कितने लोग यहां तक सहमत हैं? एवरीबडी जल्दी से बोलेंगे। कितने लोग सहमत हैं यहां तक? जल्दी बता दो मुझे गाइस, कितने लोग यहां तक सहमत हैं? अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सॉल्व करना शुरू करें। अब इसमें मजे की बात यह है कि आपको बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके आंसर बताना है, इसलिए बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको इतने खतरनाक कैलकुलेशन वाला पेपर में मिले, लेकिन मिलेगा तो आपको करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। जितने लोगों को अब समझ में आ गया बेटा यस या नो कर देंगे। जितने लोगों को अब समझ में आ गया बेटा यस या नो करेंगे। जितने लोगों को अब क्लियर हो गया है वो यस या नो करेंगे। जल्दी से बता दो मुझे, जितने लोगों को अब समझ में आ गया है यस या नो करेंगे। कह रहे भैया राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मत करना। बहुत ज्यादा करोगे तो आंसर बहुत डिफरेंट आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा मत करना। जैसे इसको आप लिखोगे 35 तो आपका आंसर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप लिखोगे 37 तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत ज्यादा राउंड ऑफ नहीं करना, ठीक है ना? चलिए, तो मैं तुम्हें एक मजे की चीज दिखाता हूं, चलो तुम्हारे सामने करता हूं मैं इसको, मजे लेते हैं थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन से। एक सेकंड रुकना जरा मुझे, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुक जाओ बस। मल्टीप्लाई बाय किससे? 34.9689, ठीक है ना? तो यह अपना 2600। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक मजेदार चीज दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है ना? मजेदार चीज दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? 75.77 मल्टीप्लाइड बाय 35। चलो, कितना डिफरेंस आ रहा है राउंड ऑफ में और विदाउट राउंड ऑफ। देखो पहले वाले की जो मल्टीप्लीकेशन है विदाउट राउंड ऑफ तो ये है बेटा, विदाउट राउंड ऑफ तो ये है, विदाउट राउंड ऑफ तो ये है बेटा। और अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो राउंड ऑफ में बेटा वैल्यू आ रही है आपकी 2651.95। ये है राउंड ऑफ वाली वैल्यू। तो आपका 2 नंबर का फर्क आ रहा है,
इतने बड़े नंबर में 2 नंबर का फर्क, ज्यादा फर्क नहीं होता, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जामिनर है, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन है तो राउंड ऑफ कर देना, क्योंकि ऑप्शन में आपको फर्क दिख जाएगा तो राउंड ऑफ से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव करना है अपने स्कूल में तो आप विदाउट राउंड ऑफ ही ट्राई करेंगे, क्योंकि स्कूल वाले टीचर थोड़े से इस बात में थोड़े से अड़ जाते हैं कि नहीं, हमें तो वही आंसर चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसलिए कोशिश करिएगा सब्जेक्टिव में विदाउट राउंड ऑफ करो और ऑब्जेक्टिव में आप राउंड ऑफ करो। चलिए मैं जरा रिजल्ट देख लूं, 90%, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बाकी सबको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, टेंशन वाला में बहुत सारे केसेस करवाऊंगा। चलो अब मेरी बात को गौर से समझना, मैं थोड़ा सा फोकस चाहता हूं, यहां पे थोड़ा सा फोकस चाहता हूं, थोड़ा सा फोकस चाहता हूं, थोड़ा सा फोकस चाहता हूं। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, थोड़ा सा फोकस, बस थोड़ा सा फोकस से। ये जो हम सारा काम जब कर रहे थे ना, ये जो हम सारा काम कर रहे थे, ये हम तब कर रहे थे जब हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो मुझे एक एटम का मास निकाल के दे दे, ग्राम में, किलोग्राम में, ऐसे। तो ये तब मैं कर रहा था रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर एक समय आया जब मेरे पास एक टेक्निक है जिसका नाम था एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो टेक्निक से हम किसी भी एटम का मास ग्राम में निकाल पाए। बहुत सालों बाद हुआ था ये। तब साइंटिस्ट लोगों ने यह सोचा कि अब तक हम एएमयू में करते हुए आए हैं। किसमें करते हुए आए हैं? एएमयू में। लेकिन अब हमारे पास टेक्निक है ग्राम की, तो क्यों ना हम ग्राम और एएमयू में एक रिलेशन निकाल दें। क्या कर दें? ग्राम और एएमयू में एक रिलेशन निकाल दें। उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ध्यान दो, मैं पूरी टाइमलाइन तुम्हें समझा रहा हूं। जब हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी, मशीन नहीं थी, तो हमने खुद से एक यूनिट बनाई जिसको लिख दिया एएमयू, 1 एएमयू। हमारे पास कुछ था ही नहीं थी। लेकिन बहुत सालों बाद जब हम एक एटम का ग्राम में मास निकाल पाए थे, तब हमें लगा कि यार अब कन्वर्जन भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि भाई पहले एएमयू में करते थे, अब ग्राम में करते हैं, तो ग्राम एएमयू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मीटर किलोमीटर का कन्वर्जन है, ऐसे कन्वर्जन होना चाहिए। तो अब वो कन्वर्जन समझते हैं, ठीक है। तो वो कन्वर्जन था कुछ ऐसा। भाई एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU वाज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यही था ना? इसी को तो 1 AMU माना था भाई लोग। हाँ जी भैया, इसी को माना था, इसी को माना था। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। अगर मुझे एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी से यह पता चल गया कि इसका ग्राम में मास कितना है, तो कितना था? ध्यान देना, बाय द टेक्निक ऑफ एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमने लगाई, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी ये ग्रेजुएशन में होती है, ठीक है ना। इसकी हेल्प लेते हैं बस हम यहां पे, ठीक है ना, एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। चलिए जी, तो हम इसकी मदद से हमने जो वैल्यू निकाली, तो हमें पता चला कि ग्राम के अंदर, ग्राम में जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम आया, अब क्योंकि कार्बन एटम तो इतना छोटा है कि हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, कितना आया? 1.9924 10⁻⁻23 ग्राम। कितना आया? इतना था। इतने सारे डेसिमल थे, 0.00000। फिर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया और ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। ये एक एटम का वेट है बेटा कार्बन के, एक एटम का वेट है कार्बन के, ठीक है ना। एक एटम का वेट है, कैसे आया? एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी से। कब आया? बहुत सालों बाद। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने एक रिलेशन बनाया कि भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 AMU से कितना आ जाएगा बेटा? तो 1 AMU आ जाएगा तुम्हारा, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी आई? इतनी आई, 1.9924 10⁻⁻23। अब भैया इसको सॉल्व कैसे करें? ये तो सॉल्व ही नहीं होगा मुझसे, कैसे करोगे सॉल्व? भाई आप क्या करोगे, आप लिखोगे 1.9924 डिवाइडेड बाय 12 10⁻⁻23। भैया ये तो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ना, 1.99 नीचे 12 है, ऊपर छोटा नंबर है, क्या करें फिर? एक काम करो, ऊपर ना डेसिमल को एक आगे खिसका दो। जब भी डेसिमल को आगे खिसकाते थे, जल्दी से बताओ, साइंटिफिक नोटेशन में याद है सभी को क्या लिखना पड़ता था? 10 की पावर कितनी? -1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 19.924 10⁻⁻23 पहले से था, आपने डेसिमल को एक आगे खिसकाया है, आगे में उल्टा मतलब के घटाना है, जितना खसाया है उसका घटाना मतलब माइनस, ये लिखो डिवाइडेड बाय 2। अब 19.924 12 से कट जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा फाइनली कितना? 1.66। अब इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? 1.66।
-23 -1 माइनस माइनस प्लस 10 टू द पावर -24, इतना आपका आंसर आया। और उस दिन के बाद हमें समझ में आया कि 1 AMU का जो कन्वर्जन होता है वो होता है 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। जितने लोगों को भी समझ में आ गया है एपीएम चैट बॉक्स में भर जाना चाहिए एकदम बहुत जोरों शोरों के साथ, बहुत जोरों शोरों के साथ में। एएमयू की वैल्यू ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ में आ जाए तो जल्दी से मुझे बता दो एवरीबॉडी, एवरीवन जल्दी बोलेंगे गाइस, जल्दी बता दो मुझे कितने लोगों को समझ में आ गया है 1 AMU को कन्वर्ट कैसे किया था। जल्दी बोल दो, जिसको नहीं आया वो बोल दो रिपीट, जिसको नहीं आया वो बोलेंगे रिपीट। मैसेज खोलते नितिन लिखता है कि भैया इतनी मेहनत कौन करता है, इतना स्ट्रगल कौन करता है, मुझसे नहीं हो रहा। गाइस व्हाट नितिन सेड, कह रहा है इतनी मेहनत कौन करे, इतना स्ट्रगल कौन करे, मुझसे तो नहीं होती। अच्छा रिपीट, पहले रिपीट करता हूं फिर लपेटता हूं नितिन को, फिर नितिन को फिर लपेटूंगा, कोई बात नहीं। चलो गाइस रिपीट कर दो, ध्यान से देखना। सबसे पहले सबको ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास जब टेक्निक नहीं थी हमने अपने मन से एक नई यूनिट बना दी, इसका नाम रख दिया था 1 AMU और इस वाले को हमने 1 AMU माना, ठीक है 1 AMU माना था। लेकिन बहुत सालों बाद जब हमें समझ में आया कि हमारे पास टेक्निक तो आ गई है, अब हमें AMU की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, तो हमने इस AMU का और ग्राम में जो मास हम निकाल सकते हैं उसका कन्वर्जन किया कि भाई कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 AMU का मतलब है कितने ग्राम। तो ऐसे में जो भी वैल्यू आई थी एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक एटम ऑफ कार्बन की ग्राम में वो ये थी। अगर एक एटम की है मैंने इसको उठा के यहां रखा, बेटा मैंने इसको सॉल्व किया। अब आधे लोग बोलेंगे भैया मुझे सब कुछ समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, तो समझाता हूं। 1.9924 को 12 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि छोटा नंबर है ऊपर, तो मैंने उसका डेसिमल एक आगे खिसकाया। जब डेसिमल आगे खिसकाते हो तो घटता, मतलब 10 की पावर माइनस होती, कितना जितना खिसकाया, एक खिसकाया मतलब -1, ठीक है। अब ये इससे काटोगे तो कटेगा 1.66, -23 -1 बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो -24 बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन आ गया 1 AMU का। अब आपको लगेगा कि भैया इसका यूज क्या है, इसका यूज बताता हूं। पेपर में क्वेश्चन आएगा फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम्स। तो आप बोलोगे ग्राम में, और भाई भैया मैंने जो बुक में याद किया था ना भैया वो तो 24 AMU था, मुझे ग्राम में क्या पता। तो बेटा बुद्धि लगाओगे, क्या लगाओगे बुद्धि, आप बोलोगे मैग्नीशियम का मुझे मास याद है 24 AMU, हाँ जी, लेकिन भैया ने मुझे कन्वर्जन बता दिया 1 AMU का, तो यह मतलब होता है ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो 24 मल्टीप्लाई 1.66 10 टू द पावर -24। बेटा सॉल्व करेंगे, आंसर बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो। 160 मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 4 6 24 का 4 2 गए यहां से, 24 26 2 गए यहां से 6, 12 13 3, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका बेटा कितना, ये आ गया आपका कितना, 4 8 9 3, ठीक है ओके भैया। और यहां पे डेसिमल था 2 डिजिट के बाद में, तो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 39.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्या ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है, अभी तो नहीं है, डेसिमल को पीछे खिसकाना है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे 3.984। जब डेसिमल पीछे खिसकता है तो उल्टा पीछे बढ़ाना, तो एक बढ़ाया तो 10 की पावर प्लस में 1, 10 टू द पावर -24 पहले से था, 1 -24 होता है -23, तो आंसर आया 3.984 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? अरे जल्दी बोलो, अरे दिमाग में घुसिया, अरे ना घुसिया, जल्दी बोलो भैया। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। प्रीति ने बोला भैया रिपीट दिस रिपीट दिस रिपीट दिस रिपीट दिस रिपीट दिस, कर देंगे, एक बार लिख दो मैं कर दूंगा, मुझको कहीं। चलो एक बार रिपीट कर दो बेटा, देखो ये वाला आपको कन्वर्जन समझ में आ गया। अब पेपर में आपको पूरा थोड़ा ना करना है, पेपर में आपको भी ये याद रखना है, जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, रख दिया। आपसे बोला
मैग्नीशियम का ग्राम में एटॉमिक मास बताओ। आपको ये तो याद है 24 AMU, है ना, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब AMU की वैल्यू को यहां उठा के रख दो, मल्टीप्लाई किया, आपका ये आंसर आया। अगर आपको ऑप्शन में यही दे रखा है तो यही लिखो, लेकिन आपको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, वैसे तो आपको इस पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप क्योंकि जानते हो मैथमेटिक्स, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी आपको, तो आप अगर किसी को लग रहा है भैया मैं यहां तक तो कर लूंगा, तो बेटा यहां तक भी आपका आंसर सही ही माना जाएगा, आपके स्कूल वाले टीचर नहीं काटेंगे इसको भी, ठीक है ना। हाँ, एग्जामिनर बोर्ड्स में काट देता है क्योंकि उसके पास जो आंसर लिखा होता है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होता है, लेकिन स्कूल वाले आपको इस पर भी पूरे मार्क्स देते हैं। क्या मैंने रिपीट करते सबको समझ में आ गया? जल्दी से मुझे एक बार बताएंगे सारे लोग, एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइज। फिर क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए तुम्हें। जल्दी से बताओ तैयार हो क्या एवरीवन? जल्दी बोल दो तैयार हो क्या, जल्दी बोल दो तैयार हो क्या एवरीबॉडी। अगर तैयार हो तो क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। कह रहा दिमाग नहीं चल रहा है, बेटा उसके लिए तो होना भी तो चाहिए ना दिमाग, कैसे बात कर रहे हो तुम? क्लियर है आता है? अच्छा चलो मैं नितिन 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 वाली बात पे एक बात बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें। नितिन नितिन के लिए कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें, कहानी सुनोगे? कहानी तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार नितिन होता है, एक नितिन नाम का लड़का होता है अपना नितिन। तो एक बार नितिन ऐसे ना जा रहा था कहीं पानी, एक नदी के किनारे। तो नितिन ने देखा कि यार एक लकड़ी का ना एक वो पड़ा है, लकड़ी की बोल पड़ी है। नितिन ने उठा लिया, अरे ये क्या चीज है? उसमें एक धागा लटक रहा था। तो नितिन ने देखा धागा लटक रहा है, नितिन ने उसको क्यूरियोसिटी में उस धागे को खोद ऐसे खींचा खींचा। नितिन शाम के टाइम पे घूम रहा था नदी के किनारे, एकदम से रात हो गई। भाई साहब नितिन कह रहा क्या हो गया भाई? घर गया, संभाल के रखा, सुबह उठ के देखूंगा, रात हो गई ना अब तो। सुबह उठा, 12 बजे तक उठा, दोपहर हो रही थी, फिर से खींचा, भाई शाम हो गई, शाम को खींचा तो रात हो गई, फिर दिन में दोपहर में खींचा तो शाम हो गई। नितिन को समझ में आ गया भाई इसको जब मैं खींचता हूं तो टाइम घट जाता है और मैं सडनली एकदम से आगे पहुंच जाता हूं। नितिन एकदम खुश हो गया। अब नितिन क्या करे अपने जीवन में, जब भी कोई प्रॉब्लम आए नितिन ले खींच दे। स्कूल में गया, टीचर ने बोला कॉपी दिखाओ होमवर्क नहीं है तुम्हारा, खींच दिया, घर आ गया। कोई बोले कि भाई आज तेरे पे डांट लगेगी, मम्मी डांट रही है, खींच दिया, मम्मी हुई नहीं सामने, मम्मी तो चली गई डांट मारते, तो सब कुछ पास हो गया। उसको जो भी प्रॉब्लम आए जब भी देखे खींच दिया। उसको जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी उसने सब में यही किया, करता रहा करता रहा करता रहा। एक दिन उसने अपने आप को गलती से शीशे में देखा, भाई उसके चेहरे पे झुर्री आ रखी, बुढ़ापा आ गया उसको। सर पकड़ के बैठ गया, अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। उसने इतना खींचा वो धागा अपनी स्ट्रगल अपने प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए कि टाइम इतना जल्दी चला गया कि भाई वो बूढ़ा हो गया। अब वो बैठ के सोच रहा है कि मेरे जीवन में हुआ क्या है, उसको कुछ याद ना आए। वो कह रहा है मेरा जीवन खराब हो गया, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं भाई, मेरा जीवन खराब हो गया। तो कहानी से नितिन भैया ये सीख मिलती है कि स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, जस्ट एंजॉय इट। समझ रहा है बात को? बुढ़ापे से पहले, जब मरने से पहले अपने आप को बैठ के देखेंगे ना कि तूने जीवन में क्या किया है, तो तुझे याद आएंगे बातें कि मैंने 11th क्लास में स्ट्रगल किया था, लेकिन फिर 12th में मैंने कम बैक कर दिया। हो सकता है मैं 12th में नंबर कम लाया, लेकिन मैंने एंट्रेंस में कम बैक कर दिया। तुझे कब याद आएगा अपने बारे में भाई? है तो डोंट बी अ नितिन, दैट नितिन, बी अ नितिन जो खुल के स्ट्रगल को जीता है भाई, जो खुल के स्ट्रगल को जीता है, ठीक है ना। तो सारे लोगों को मैं सीख दे रहा हूं, ये स्ट्रगल से भागो मत, एंजॉय करो उसको, हो रहा है कोई बात नहीं, लाइफ है यार, ठीक है ना। चलिए गाइस, तो एक क्वेश्चन और देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया है बेटा उसको भी अच्छे समझ में आएगा। तो अच्छा, किसी ने बोला कि भैया क्या मुझे याद करने पड़ेंगे क्या एटॉमिक मास? बेटा आपको गिवन होते हैं, मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, ऑलमोस्ट 99% टाइम एटॉमिक मास विल बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन, एटॉमिक मास विल बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन। लेकिन फिर भी आप स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को तो याद करके रखिए, येट लर्न फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में याद कर रखे थे, बस मैं आपसे उसकी आशा करता हूं, दैट्स इट। जिसको याद नहीं है मैं बताता रहूंगा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन दोनों करने के लिए गाइस, दिमाग खोलो, क्वेश्चन आ रहा है भाई, दिमाग खोलो, क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग खोलो, क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग खोलो क्वेश्चन। क्या है दिमाग खोलो क्वेश्चन में? फाइंड एटॉमिक मास
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जिसको नहीं पता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 AMU। ठीक है, सारे लोग सॉल्व करने में लग जाएंगे गाइस। बैटल आ रहा हूं बेटा, बैटल पे आ रहा हूं, लास्ट के आधे घंटे में बैटल होगी तुम्हारी, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए ले बताऊं इसका आंसर कितना आएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 13.28 10 टू द पावर -23, सॉरी 24। ठीक है, उसके बाद 26.56 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -24। उसके बाद 14.78 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -24 और 265.6 10 टू द पावर -20। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? इसको थोड़ा सा भी डाउट होगा, वो डाउट यहां पर खत्म होगा। अरे जल्दी बोलो गाइस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे बच्चों? जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा। अब हैप्पी टीचर्स डे चल गया, तुम्हारा समझ नहीं आ रहा मुझे। कभी मेरी एनिवर्सरी कर रहे हो, कभी मेरा बर्थडे मना रहे हो हैं। सर भूख लग रही है, लेना बिस्कुट खाना, फिर ले खा ले, ले ले, दिखा दिखा के खाऊंगा तुम। एक कह रहा सर आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटे मेरे लाल मेरे बच्चे, अगर आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो पूरे साल में नहीं आएगा। मैं हर बार बच्चों को ये बताता हूँ कि मेरे प्यारे से लड्डू कद्दू जो भी है, मेरी तो प्यारे ही हो, सब एक बराबर हो। कभी भी अपनी जुबान पे ये नहीं लाना है तो कुछ सही समझ में नहीं आए। हमेशा ये अप्रोच रखें, भैया ये टॉपिक रिपीट कर दो, मुझे नहीं आता, मैं क्या करूं। ये मत बोलो कुछ समझ नहीं है, उससे आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जो अच्छी पॉजिटिव चीजें ना जो समझ में आई भी होंगी, कभी कल आई होंगी, वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। समझ रहा है मेरी बात को? सिंपल सी बात है। तो कृपया करके पॉजिटिव अप्रोच बना के रखें। भैया मुझे नहीं आया समझ, आप प्लीज मुझे सॉल्व कर दो। भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्लीज आप सॉल्व कर दो। मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम क्या टेंशन लेते हो। अगर मैं ना हूं, अगर मैं ऐसा टीचर हूं जो कहता है कि समझ में आए तो समझ में, नहीं तो बाढ़ में जाओ, तो यार तुम्हें लगता तो तुम्हें कहना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? टेंशन नहीं है आपको बिल्कुल। चलो आओ जल्दी से ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, समय समाप्त। सबसे पहले क्या आपको ये वाला कन्वर्जन याद हो गया है? कौन सा कन्वर्जन भैया, कौन सा कन्वर्जन याद हो गया भैया, कौन सा कन्वर्जन याद हो गया? भैया एक सेकंड रुक जाओ। ये वाला कन्वर्जन, कौन सा कन्वर्जन? ये वाला। क्या आपको ये वाला कन्वर्जन याद है सभी को? 1 AMU में 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम होते हैं। कैसे निकाला था? वैल्यू को पुट करके निकाला। सभी को याद हो गया? हाँ भैया याद हो गया तो मुझे। अब इसी वाली वैल्यू को आपको यहां पे पुट करना है। कैसे भाई? एटॉमिक मास आपको AMU में दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 16 AMU दे रखा है। ठीक है, ओके भैया। और 1 AMU की वैल्यू आपको कितनी याद करवाई थी अभी? 1.66 10 टू द पावर -24। क्या करोगे अब? उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे करोगे, करो जरा। 166। अच्छा अब लगता है भैया डेसिमल वाले में कंफ्यूज रहता हूं मैं हमेशा, तो चलो कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन दूर करते हैं। इसको हटाओगे, 2 डेसिमल प्लेस है, 2 जीरो आएंगे, कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर, तो 6 6 36, 3 गई, 39 3 गए 9, 6 6 1, ये तो सब जानते ही करना। 15 1 16, तो ठीक है। तो ये आपका 2656 अपॉन में 100 10 टू द पावर -22। अब जैसे 100 को हटाओगे, 2 डेसिमल प्लेस बनने चाहिए, मतलब 2 नंबर होने चाहिए डेसिमल के बाद में। तो ये आप क्या आ गया, आपका आंसर आया 26.56 10 टू द पावर -24। क्या कहीं मैच कर रहा है बेटा? कहीं मैच कर रहा है क्या आपका? हाँ भैया बी ऑप्शन मैच। कितने लोगों को पहले समझ में नहीं आया था लेकिन अब सॉल्यूशन देख के समझ आ चुका है? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे लोग। 84% लोगों ने सही किया। मैं कैसे मान लूं यार कि समझ में नहीं आया? मैं कैसे मान लूं? ये 84% लोगों ने सही किया, ऑलमोस्ट 85 ने, और 15% के लिए बेटा मैंने सॉल्व कर दिया। एवरीबडी जल्दी से मुझे बताएंगे क्या सभी को अब समझ में आ गया? भैया अब तो कर लेंगे ना। सर मेरा डी आ रहा है। बेटा डी नहीं आएगा, आपने ये डेसिमल में कुछ गेम कर दिया। डेसिमल को संभाल लो अपने, मैंने ऐसा सिखाया बिल्कुल वैसे कर दो जैसे। ठीक है भाई लोग, चलिए बहुत। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट को। किसको स्टार्ट कर रहे हैं?
अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन और कर दो यार जल्दी से, चैट सेक्शन में डायरेक्टली आंसर बता दो कितना आएगा। इफ मास ऑफ सोडियम एटम इज इन AMU इज 23, व्हाट विल बी इट्स मास इन ग्राम? आपको ये बताना है। कैसे बताओगे? कुछ नहीं करना, जल्दी से सॉल्व करो मेरे साथ चैट सेक्शन में। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 23 AMU। बेटा 1 AMU की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है 1.66 बेटा सॉल्व कर लोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ मुझे, क्या सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे? मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से मुझे बता दो यहां तक कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एपीएम ऑन टॉप है, एपीएम ऑन टॉप। जल्दी से बता दो यहां तक भाई लोग, मुझे जल्दी से बता दो यहां तक मुझे एपीएम ऑन टॉप है। अब पहले बैटल करें कि मॉल कॉन्सेप्ट करें? बैटल कर लेते हैं, है ना, मॉल कॉन्सेप्ट उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे अगर टाइम नहीं बचा तो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए गाइस बैटल कर लेते हैं, ध्यान से आ जाओ जल्दी से बैटल पे। चलो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ उदय बैच वी आर गोइंग टू डू आमना सामना इन हॉगवर्ट्स। आर यू रेडी गाइस? क्या हालचाल? इस वाले नाग शक्ति वाले इसी का सही आंसर निकालेंगे पहले अपनी कॉपी में, जिससे कि गरुड़ द्वार की परसेंटेज नीचे जा सके। बेटा 60 सेकंड है पहले क्वेश्चन के लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। देवांश आकाश डिम्पल डो मैं साइड हो रहा हूं भाई, साइड हो रहा हूं, साइड हो गया, साइड हो गया। 60 सेकंड है, मैं सपोर्ट करूंगा किसको? गरुड़ द्वार को कि नाग शक्ति को? एक हफ्ते मेरा सपोर्ट रहेगा गरुड़ द्वार को, अगले हफ्ते सपोर्ट रहेगा नाग शक्ति को। तो इस बार मैं सपोर्ट कर रहा हूं गरुड़ द्वार को। आई एम चीयरिंग अप फॉर गरुड़ द्वार, आई एम चीयरिंग अप फॉर गरुड़ द्वार। मैं चीयरिंग अप कर रहा हूं भाई गरुड़ द्वार के लिए। गरुड़ द्वार जीतेगा, गरुड़ द्वार जीतेगा आज। ध्यान रखना गलती से भी गरुड़ द्वार वालों को करेक्ट लगाना है, नाग शक्ति वाले सही पे मत लगा देना, कंफ्यूज मत हो जाना। तुम्हें गरुड़ द्वार वालों की परसेंटेज घटानी है। जिसका पोल नहीं आया वो अपनी कॉपी में खेलेगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए तो आगे अगली बार मैं नाग शक्ति की तरफ से खेलूंगा, मतलब उनका साथ दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो। चलो भाई पहला क्वेश्चन हो गया, सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना सबने सही किया था क्या। 2022 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, अगर कहीं डेसिमल नहीं है मतलब लास्ट में है। इसको ले जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में, मतलब यहां पे पीछे ले जा रहे हैं तो पीछे में बढ़ाना है, उल्टा होता है क्योंकि बढ़ाना मतलब प्लस में पावर। तो ये हो जाएगा आपका 2.022, 3 पीछे गया है तो 3 हो जाएंगी पावर प्लस में 3। मतलब इसका सही जो आंसर था बेटा वो था ए। अब देखते हैं कि गरुड़ द्वार वालों ने कितना सही कर पाए हैं। गाइस लेट्स सी, 45%। मैं समझ गया हूं ये सारा जो किया है ना बी वाले, ये सारे नाग शक्ति वाले हैं। क्या बात है। तो पहले क्वेश्चन में बेटा गरुड़ द्वार की परसेंटेज आई है 45.31%। चलो भाई ठीक है, ओके जी। कृष्णा, आन्या, भार्गव ये अपने टॉप 3 थे। बेटा अगला क्वेश्चन आ रहा है नाग शक्ति। गाइस नाग शक्ति, नाग शक्ति, नाग शक्ति। 45 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि सिंपल सवाल है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, नाग शक्ति वाले सही करेंगे, गरुड़ द्वार वालों को गलत करना है, गरुड़ द्वार वालों को गलत करना है, नाग शक्ति को सही करना है। ये नाग शक्ति का क्वेश्चन है एंड आई एम विद नाग शक्ति गाइस, आई एम विद नाग नहीं, गरुड़ द्वार वालों के साथ था ना मैं इस टाइम, तो इस बार तो गरुड़ द्वार वालों के साथ था मैं तो। गरुड़ द्वार गलत कर दो जल्दी से। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 0.008? जल्दी से बता दो मुझे। सैया सैया तू जो छूले प्यार से। मजा आ रहा है, मतलब गेम तुम खेल रहे हो, बैटल तुम्हारी हो रही है, मजा मुझे आ रहा है मतलब। एंड आई एम हैप्पी कि हर एक बच्चा भी इतने मजे से पार्टिसिपेट कर रहा है ना, इतने मजे से। वो कभी टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करे लेकिन यहाँ पार्टिसिपेट करेगा वो, क्योंकि हाँ प्लानिंग ही ऐसी है।
चलो जी भाई, तो इसमें जो भी जीरोज लेफ्ट साइड में होती हैं नॉन जीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानी जाती। तो यहां पर जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है ए, यानी कि ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ गाइस, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, ए करेक्ट ऑप्शन था। 57% नाग शक्ति बहुत आगे निकल गई भाई, बहुत आगे निकल गई पहले ही क्वेश्चन में यार। नाग शक्ति पहले क्वेश्चन में ही बहुत आगे निकल गया भाई, नाग शक्ति पहले ही क्वेश्चन में बहुत आगे निकल गया। ये गरुड़ वालों क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं भाई। उमंग, कृष्णा और फ्यूचर, ठीक है। चलो, अब उमंग किस टीम से है? ऑब्वियसली नाग शक्ति से ही होगा, तभी इसने ठीक लगाया। चलो ठीक है, अगला सवाल। गाइस, गरुड़, दिस इज फॉर यू गाइस। गरुड़, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। गरुड़ वालों का क्वेश्चन आ गया। 45 सेकंड दे रहा हूं, सिंपल सवाल है। गरुड़ द्वार वालों को सही लगाना है और नाग शक्ति वालों को गलत लगाना है। गरुड़ द्वार प्लीज 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 प्लीज, माय रिक्वेस्ट। सर, नाग शक्ति में ज्यादा इंसान है, कैसे बात कर रहे हो? अभी लास्ट में पोल कर लेंगे इसका, क्यों टेंशन लेते हो? लास्ट में पोल कर लेंगे इसका, अगर बहुत डिफरेंस हुआ तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? ठीक है। All heterogeneous mixture are called as solution. Element cannot be broken down into simple substances. All homogeneous mixture are called as solution. A compound can be decomposed into its component. Okay. Guys, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बताइए। दिस इज गरुड़, समय समाप्त होता है। बेटा, पहला ही वाला आपका इनकरेक्ट था। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। हेट्रोजीनियस में तो आपके कोलोइड और सस्पेंशन होते थे। तो सही आंसर है आपका ए। हर बार ए ही आ रहा है यार। चलिए देखते हैं गरुड़ की परसेंटेज। 37.42% यार, क्या कर रहे हो गरुड़? गलती से सही लगा दिया, फिर भी गरुड़ नहीं जीत पाया है। कुछ लोग सिर्फ करेक्ट आंसर दे रहे हैं। गरुड़, 2 क्वेश्चन में लगातार कम परसेंटेज है भाई। नाग शक्ति, अगला सवाल तुम्हारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट? 45 सेकेंड्स दे रहा हूं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कंपाउंड के लिए इनकरेक्ट है? गलत लगाओ ना गरुड़, गलत लगाओ जल्दी से। मैं पहली बार तुम यार मुझे हरवा दोगे यार, मैंने तुम्हारा साथ गलत दे दिया है क्या? मुझे इसका साथ देना था, मुझे इस बार नाग शक्ति का साथ देना था क्या? सर, आप इनको इजी देते हो, नाग शक्ति को इजी देता हूं मैं? किसी बात कर रहा है ऐसा है क्या? 2 क्वेश्चन हुए, पहला साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर दोनों बराबर थे, वो दोनों बराबर थे। इजी हार्ड तो नहीं था कुछ भी। देखते हैं खैर इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है। 2 क्वेश्चन लगातार हो गए हैं गलत, ऐसे कैसे काम चलेगा गाइस? लास्ट में देख लूंगा, बहुत डिफरेंस तो नहीं है। चलिए, समय समाप्त होता है। हमें बताना है इनकरेक्ट। अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है। A compound cannot be separated into its constituent element by physical method of separation. ये वाला सही है। फिजिकल मेथड से कंपाउंड को अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। अ कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। नहीं, कंपाउंड जब भी बनता है एक प्योर नया सब्सटेंस बनता है, तो ये वाला जो है बेटा, अ कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये वाला आपका इनकरेक्ट है। The ratio of atoms of different element in a compound is fixed. यह law of fixed proportion ये सही है। A molecule of a compound has atoms of different elements. अच्छा,
कंपाउंड में आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो ये भी आपका सही। और मोलिक्यूल में तो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वहां पे तो कोई कंडीशन ही नहीं थी, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये वाला आपका इनकरेक्ट है। भैया इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जब आप बनाते हो H2 प्लस O2, मैंने आपको बताया था कि H2 क्या है, ये फायर को जलाता है क्योंकि फ्यूल है, ये पानी को जो है आग को जलने के लिए हेल्प करता है, जबकि पानी बुझाता है। तो नई प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर नहीं होती कंस्टिट्यूएंट से। ये कह रहा है रिटेन, मतलब होती है सेम ही होती है, मतलब ये वाला आपका इनकरेक्ट है, मतलब सी यहां पर करेक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है नाग शक्ति के लिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिजल्ट कम करने वाला है। 35%। नाउ कम बैक हो गया गाइस, गरुड़द्वार का, गरुड़द्वार का कम बैक हो गया है। क्या सभी को क्वेश्चन भी समझ में आ गया या नहीं समझ में? जल्दी से एक मुझे बता देंगे सारे लोग। पहले ऑप्शन में लिखा था अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ये सही बात है क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई कंडीशन नहीं है। A compound cannot be separated into its constituent element by physical method। बिल्कुल सही बात है, फिजिकल मेथड से मिक्सचर सेपरेट होते हैं, कंपाउंड नहीं होते। कंपाउंड प्योर होता है जैसे कि H2O है। ए कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो बना है। बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, बनना वाला नया सब्सटेंस होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, रिटेन नहीं करता। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट था। रेशियो फिक्स लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। चलो, तो यहां पर कमबैक हो चुका है गाइस गरुड़द्वार का, गरुड़द्वार का कमबैक हो चुका है। अगला सवाल ये है गरुड़द्वार का क्वेश्चन, 45 सेकेंड्स। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज कैंडेला। जिसने भी लिखा है ना, सारे मैसेज में बस एक मैसेज आया छुट्टी का। बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब अगर पढ़ के इतने इंटरेस्टिंग वे में तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो तुम समझ रहे हो फिर कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है, हैं? सच में बड़ी दिक्कत वाली बात है। मतलब तुम समझ रहे हो मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं कैसे तुम्हें बहुत अच्छा करा दूं 11th क्लास में, तुम कैसे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो इन्वॉल्व होके, उसके बाद भी तुम अगर नहीं होते हो ना फिर क्वेश्चन करने में, तो तुम समझोगे तुम कहां जा रहे हो। सच में प्रॉब्लम है ना। अभी स्टार्टिंग में मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं गलती से, है ना। क्वेश्चन करने में कभी भी वो नहीं करना चाहिए छुट्टी। मैं जानता हूं तुम्हें भूख लग रही होगी, आई नो, मुझे भी लग रही है, मैंने भी नहीं खाया यार, है ना। अच्छा मैं समझ गया कौन था वो गलत क्वेश्चन कर रहा होगा, हर बार गलत क्वेश्चन कर रहा होगा वो, उसका मन टूट गया होगा फिर। हाँ यार, मैं नहीं खेल रहा यार, मेरा हर बार गलत हो रहा है। चलो गाइस ध्यान से देख लो, आंसर क्या आएगा। समय समाप्त। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज बेटा कैंडिला। ये मास की थी, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की थी, ये करंट की थी। देखते हैं गरुड़द्वार की इस बात। अरे भाई भाई भाई, भाई मैंने पिछली बार में लिखी थी ना परसेंटेज। हाँ ठीक है, क्योंकि फाइनल में वही देखना टॉपर कौन होगा, मतलब जीतेगा कौन। 50.11। भाई साहब गरुड़द्वार ने ऑलमोस्ट कम बैक कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है गरुड़द्वार ने पिछले क्वेश्चन में और इसमें कम बैक कर लिया है। बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, यह है नाग शक्ति का सवाल। 60 सेकंड का क्वेश्चन है, नाग शक्ति को सॉल्व करना है बेटा। नाग शक्ति को ये कह रहा है सर वाई है, डीपीपी के क्वेश्चन है। नहीं सर, टेम्परेचर। ये डीपीपी के क्वेश्चन सच में क्या तुम्हारे पास आ चुके हैं? ये भाई साहब सच में डीपीपी के क्वेश्चन आ गए तुम्हारे पास? मुझे लगा तुम्हारे पास ये वाले क्वेश्चन नहीं पहुंचे होंगे अभी तक। सर आपने वो थर्मामीटर नहीं पढ़ा। अबे बेटे मैं चल रहा हूं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। अपने नोट्स समझ रहे हो तुम? मेरे को नोट्स कौन से हैं? मेरे नोट्स, वो नोट्स जो मैंने अपनी कड़ी मशक्कत से क्लास 11th में बहुत मेहनत से डीप रिसर्च से बनाए थे, जिनको मैंने बहुत मॉडिफाई किया है पढ़ाते पढ़ाते। मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक मेरे टाइम पे होगा, टेंशन वाले सब कुछ होगा, मजेदार तरीके से होगा, बेहतरीन तरीके से होगा। मैंने एनसीईआरटी को पूरा छान के, पूरा छान के कौन सी चीज कहां पे पढ़ के ज्यादा मजा आएगा तो वो सेट किया हुआ है। तो टेंशन छोड़ दे अपने भैया बदू, तो बस पढ़ने में ध्यान दे भाई। चलिए हो गया बेटा, नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मैं थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं हो पा रहा हूं, जल्दी मिल जाएंगे, टेंशन ना लेना। चलो जी, तो यहां पे आपको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। तो आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर दे रखा है 300, आपको C की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप 32 को इधर माइनस में लाओगे,
तो 300 माइनस 32 करोगे, फिर 5 आएगा आपका मल्टीप्लाई में और आपका 9 आएगा डिवाइड में। बेसिक कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा आपका 268 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आपका आ जाएगा 9 से, इसको कर दो जरा, 9 से कर दो, 9 2 जा 18, 8 उधर जाएगा, 9 7 जा 9 8 72, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 है ना, 7 बचेंगे, पॉइंट लगाओगे 0 70, 9 6 जा 9 9 9 9 7 जा, ठीक है 63, ये आपका 3 जा चलेगा, 9 सॉरी 7 जा चलेगा, तो 29.7 उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे गाइस, 297 का आधा कितना होगा, 297 का आधा कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 148.8 डिग्री सेल्सियस बेटा इसका आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन था नागशक्ति का, सी इज द करेक्ट। ठीक है, माई बैड गाइस, माई बैड, अगर ये डीपीपी का क्वेश्चन मैच हो रहा है तो माई बैड है ना, क्योंकि यहां तक जेई नीट ने अभी तक सवाल कभी पूछे नहीं है, अदरवाइज मैं जेई नीट वाले लेके आता। 57, अगली बार से तुम्हें जेई नीट के सवाल ही मिलेंगे, जेई नीट एनडीए के, क्योंकि यहां तक बहुत पूछे नहीं जाते हैं वहां पे, तो इसलिए आपको ये वाले सवाल डीपीपी वाले मैच होते हुए दिखाई देना, अदरवाइज मुझे लगा था कि अभी तक आई नहीं होंगी तुम्हारे पास, क्योंकि चलो ठीक है। सी बेटा अगला सवाल ये रहा गरुड़ द्वार वालों का क्वेश्चन, ये है गरुड़ द्वार वालों का 45 सेकंड का क्वेश्चन है। गरुड़ द्वार, अरे एक सेकंड, मैंने पिछले वाले का लिख दिया ना, हाँ पता है, तो गरुड़ द्वार वाले सही करेंगे, ठीक है ना, और नाग शक्ति वाले गलत करेंगे। कोई कह रहा है भैया आप उनको इजी क्वेश्चन दे रहे हो, मैंने रैंडमली लगाए हुए थे सच में, मतलब मुझे सच में नहीं पता था कि कौन सा क्वेश्चन किसके पास आएगा, है ना। अगली बार में ध्यान रखूंगा कि जेन्युइनली क्वेश्चन बिल्कुल मैच करता हूं, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं, मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन नाग शक्ति के भी आसान थे और 1-2 क्वेश्चन जीडी के भी आसान थे। 1 AMU इज इक्वल्स टू वॉच, 1 AMU किसके इक्वल होता है आपको ये बताना है। 1 AMU किसके इक्वल होता है आपको ये बताना है। चलो फिर ये इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अपने पास आज टाइम बच रहा है ना, तो अपन मोल कॉन्सेप्ट कर लेंगे। तो चलो भाई, ए आंसर है 1 AMU का 1/12 मल्टीप्लाई कार्बन 12 का मास, ठीक है। तो ए सही आंसर है, देखते हैं गलत किया है कि नहीं किया नागशक्ति ने। 40% गरुद्वार, इसमें तो सही आंसर देना था यार, गरुद्वार कैसी बात कर रहे हो इतना। ये नाग शक्ति वाले तगड़ा खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नाग शक्ति वाले तगड़ा खेल रहे हैं, नाग शक्ति वाले कुछ ज्यादा तगड़ा खेल रहे हैं। चलो गाइस, नाग शक्ति के लिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, नाग शक्ति वाले टूट पड़ो इस क्वेश्चन पे, जल्दी से आंसर दो। मॉडर्न एटॉमिक स्केल वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, अच्छा अर्जुना बैच वाले भी है क्या यहाँ पे, अर्जुना बैच वाले भी हैं क्या, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। चलिए जी, तो 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं दोनों टीम ने मिला के, 4 कर लिए नाग शक्ति ने, 4 कर लिए गरुद्वार ने। पहली बैटल थी, पहली बैटल का जो विनर अनाउंस होगा वो होगा अगली क्लास में, उसको शाउट आउट दिया जाएगा, मैं उसको शाउट आउट दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, शाउट आउट दूंगा भाई उस वाली टीम को जो टीम जीतेगी। धन्यवाद, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए इतना करूंगा, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम जीतती है। द मॉडर्न एटॉमिक स्केल इज बेस्ड ऑन, बेटा नाग शक्ति को सही करना है, बाकियों को गलत करना है, जीडी वालों को गलत करना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, क्या बात है जी। तो सही आंसर है कार्बन 12, आपको बताया था कार्बन 12 ही वो है जिसके बेसिस पे हम करते हैं, तो आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन 62.2। चलिए जी गाइस, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो ये थी बात आज, टॉपर्स विल बी अनाउंस्ड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, टीम विनर टीम विल बी अनाउंस्ड इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, विनर टीम जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में, तो विनर टीम अनाउंस्ड होगी नेक्स्ट क्लास में। चलो अपने पास अभी बचते हैं 15 मिनट, तो सारे लोग जल्दी से इस 15 मिनट का फायदा उठाएंगे। आइए जरा फोकस कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट की ओर। कितने लोगों को मोल कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा डर लगता है, जल्दी से मुझे एक बार बता,
बेटा क्लास तो मैं उस टाइम पे खत्म करूंगा जिस टाइम पे होनी चाहिए, यानी कि 8:30 पे, क्योंकि तुम ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस पीछे चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि सिलेबस तुम्हारा पीछे हो। मैं पता है मुझे क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन करा दिए, बैटिंग भी हो गई। लेकिन बेटे अब तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है अगले 15। ठीक है, चलिए गाइस, कितने लोगों को मोल कॉन्सेप्ट 11th क्लास में अभी तक बहुत हार्ड लगा है कि भैया ये बहुत हार्ड टॉपिक है? हालांकि जिसने मेरा उदय चैनल पे वन शॉट देख लिया होगा उसको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सिंपल वे में समझाया हुआ है। चलिए, तो सारे लोग बहुत ध्यान से अब फोकस करके बैठेंगे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। 2 मिनट के लिए फोकस चाहता हूं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसको फोकस चाहिए, लेकिन बहुत मजेदार होगा ये मैं प्रॉमिस करता हूं। आज जब मैं मोल कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा, आज वाली क्लास में और कल वाली क्लास में, दोनों में मिला के खत्म होगा। आज 50% होगा, कल 50%। उसके बाद अगर तुमसे एक भी कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ना सोल्व हो तो नाम बदल, परफेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है ना? चलो ध्यान से देखो, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो कहानी को कहानी की तरह लेके चलते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरीज। केमिस्ट्री इज नॉट टफ, स्टोरीज है। कैसी स्टोरीज है? बहुत समय पहले जब हम एटम्स का मास नहीं निकाल पा रहे थे, लिमिटेशन थी, मशीन नहीं थी, तो हमने अपनी तरफ से एक यूनिट बना दी और एक रेफरेंस मान के उसका मास निकालते चले। भैया याद करते चले। बहुत सालों बाद जब एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई तो किसी भी एटम का हम ग्राम में मास निकाल पाए। जैसे कि कार्बन का मास आया था एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी से 1.9924 10⁻23 ग्राम्स। अब साइंटिस्ट लोगों का दिमाग घूमना स्टार्ट हो चुका है। क्यों हो चुका है भैया? हो इसलिए चुका है कि कार्बन का जो मास आया, जो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास आया, 1 एटम ऑफ कार्बन का जो मास आया बेटा, वो कितना आया था? 1.9924 10⁻23 ग्राम्स। यही आया था। इतना छोटा कैसे भैया? अरे इतना छोटा कैसे? इतना छोटी वैल्यू 1.9924 -23 ग्राम। अगर डेसिमल में देखोगे तो 0.000000023 टाइम्स 0। और ये तो बस कार्बन का है। हमारे पास 118 एलिमेंट है। सब एलिमेंट का अगर मास याद करने बैठ जाऊंगा तो मेरी तो हवा खराब हो जाएगी। ऐसे ना हो पाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों का दिमाग घूम गया, यार मास याद होना जरूरी है। हर बार तो कॉपी खोल के नहीं बैठूंगा मैं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं लैब में। कार्बन का वेट पता होना चाहिए भाई, कितने वेट से कितना वेट रिएक्ट करवाना है मुझे, याद तो करना पड़ेगा, सब एटम का याद करना पड़ेगा। लेकिन ये वैल्यू तो याद ना होगा भैया, अब क्या? तो साइंटिस्ट लोगों ने एक दिमाग लगाया। अब मैं तुम्हें इस दिमाग को मैं बताता हूँ दिमाग आया कहां से। तो एक स्टोरी में तुम्हें और सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, मेरी गली में एक केले वाले भैया जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? केले वाले भैया। कौन जा रहे हैं? केले वाले भैया। केले वाले भैया। अब केले वाले भैया का क्या मतलब है भैया? केले ले लो, केले ले लो, ऐसा बोल के जा रहे हैं वो। अब वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि 40 रुपए के दर्जन केले ले लो। क्या चिल्ला रहे हैं? 40 रुपए दर्जन के केले ले लो। मैं गया उनके पास, मैंने कि भैया ये क्या होता है 40 रुपए के दर्जन? तो कह रहे हैं 40 रुपए के 12 केले दूंगा मैं। 40 रुपए के 12 केले दोगे? क्यों 12 केले क्यों दोगे? मैं तो ना ले रहा 12, मैं तो कुछ भी ले सकता हूं, मेरा मन जो करेगा 2 3 जो भी मन करेगा एक लूंगा मैं तो कह रहे भाई मैं नहीं करता ऐसे, मैं नहीं बेचता ऐसे। कह रहा मैं क्यों नहीं बेचता यार, पैसे दिक्कत हो जाएगी, मैं लड़ाई कर दूंगा मैं तो कह रहे मैं तो 12 एक दर्जन बेचता हूं, तुझे लेने हैं तो तेरे लिए बेच दूंगा, तुझे दे दूंगा मैं जितने को तुझे चाहिए, 2 चाहिए 3 चाहिए। लेकिन जब मैं चिल्लाऊंगा तो मैं दर्जन के लिए चिल्लाऊंगा। मैंने कि क्यों चिल्लाओगे दर्जन के लिए? तो कह रहा है देख भाई, केले एज अ फ्रूट एक छोटा फ्रूट है, केले छोटा फ्रूट है ना, कोई भी एक तो लेगा नहीं, और चलो एक ले भी। अगर तुम इस 40 को 12 से डिवाइड करो, अगर 12 का 40 मतलब 12 केले 40 के हैं तो एक केला कितने का हो गया? 12 से डिवाइड करोगे तो 3.34 समथिंग का बैठेगा। अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं देख लेना, इतना ही बैठेगा, है ना? ऊपर नीचे तो हो सकता है, थोड़ा मैं रैंडमली लिख रहा हूं। तो वो कह रहे हैं एक केले की जो कॉस्ट है वो 3.34 है यार। तो मैं डेसिमल आ रहे हैं यार, मैं भूल जाऊंगा बार बार, कभी 3.34 है, 4.33 है, 3.4। 40 याद करना कितना आसान है यार, देख कितना बढ़िया नंबर है, डेसिमल नहीं है कोई भी। बहुत सही करो तुम्हारा भागा तुम में तो। अच्छा जी, तो केले वाले भैया ने क्या गेम खेला? वो कह रहे एक की वैल्यू इतनी छोटी उस पर डेसिमल आ रहे। मैंने इस डेसिमल वैल्यू को तब तक जोड़ा जब तक जुड़ के 3.34 40 ना बन जाए। जैसे ही 40 बन गया डेसिमल खत्म हो गया, मेरा काम हो गया आसान। भैया एक और एग्जांपल दे दोगे क्या? तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान के चलो ये तो एक एग्जांपल हो गया केले के दर्जन वाला, मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज करो किसी एक चीज की वैल्यू है, एक बॉक्स की जो वजन है या फिर वैल्यू है वो है
3 यार डेसिमल आ रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ये 3.3 है, 0 में भूल जाऊंगा कुछ टाइम बाद कि डेसिमल कहां पे है। मैं इस एक बॉक्स को कितनी बार जोड़ूं कि ये 0.33 का डेसिमल खत्म हो जाए। सोचो भैया, अगर आप 0.3 को 100 बार जोड़ोगे ना, 0.33 100 बार जोड़ोगे ना, मतलब 100 बार अगर आप इसको जोड़ दोगे ना, तो देखो इसका डेसिमल खत्म हो जाए। छोटी चीज को अगर आप उसकी छोटी वैल्यू को एक डेसिमल फ्री वैल्यू बनाना चाहते हो, तो उसको एक को छोड़ो, बहुत सारे को ऐड कर दो, तब तक ऐड करो जब तक वो डेसिमल खत्म ना हो। यही दिमाग लगाएगा साइंटिस्ट ने। पता है क्या बोला? वो कह रहे हैं एक एटम का मास इतना छोटा है, मैं एक का याद ही नहीं करूंगा। मैं तो नहीं कर रहा यार, मेरा मन। तो क्या करोगे फिर? मैं सबसे पहले कार्बन या फिर किसी भी एटम की ग्रुपिंग करूंगा, उसको तब तक जोड़ूंगा इस छोटी वैल्यू को, जब तक कि डेसिमल खत्म ना हो जाए। तो जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, क्या बना दिया? ग्रुप ऑफ कार्बन एटम बना। ओ माय गुडनेस, अच्छा जी, ग्रुप ऑफ कार्बन एटम बना दिया। कितना ग्रुप ऑफ कार्बन एटम बना भैया? जो पूरा ग्रुप बना ना, इसमें पता है कितने कार्बन के एटम आ गए इस ग्रुप में? इस ग्रुप में आ गए 6.022 10 टू द पावर, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, कितना कितने आ गए? 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स आ गए कार्बन। फिर इससे फायदा क्या हुआ भैया? इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ? देखो क्या फायदा हुआ बेटा। एक का मास था इतना, आपने जोड़ते गए कितने जोड़ दिए, इतने सारे एटम्स हो गए। टोटल मास निकालना कितना होगा? अगर एक का इतना है तो यहाँ पे टोटल मास कितना आ जाएगा पूरे ग्रुप का? टोटल मास कितना आ जाएगा पूरे ग्रुप का? अगर एक का है 1.9924 10 टू द पावर -23 ग्राम, और आपके पास कितने एटम्स है? इतने एटम्स है, तो 6.022 10 टू द पावर 20। 10 की पावर में बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, -23 + 23 0, तो ये तो कट जाएगा, हटा दो। आप इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करोगे, पता है कितना आंसर आएगा? ओ माय बच्चा, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। 12 आ गया। अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, तेरे लिए ये याद करना आसान है या फिर ये 12 याद करना आसान है? बता तेरे लिए क्या आसान है। और मजे की बात यह है कि कार्बन का आंसर 12 आ रहा है, हमने पहले याद भी किया था कभी 12 AMU। ओ भाई साहब, मजे की बात आ गई है तो यार, बहुत तगड़ी। अगर मुझे ग्राम में भी याद करना है तो मैं एक एटम का करूंगा ही नहीं, मैं पहले ढेर बनाऊंगा। उस ढेर को तब तक बनाऊंगा जब तक वो डेसिमल खत्म ना हो जाए। और मेरा आंसर आ गया भाई साहब, प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या बोला? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मोल कॉन्सेप्ट। क्या बोला? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मोल कॉन्सेप्ट। जब हम एटम्स की ग्रुपिंग करते हैं तो उसे ही मोल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्या सभी को यह बात समझ में आई? बोलो हां या ना। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। व्हाई डू वी नीड मोल कॉन्सेप्ट? अरे जरूरत क्या है मोल कॉन्सेप्ट की भाई? जल्दी बताएंगे क्या जरूरत है मोल कॉन्सेप्ट की? भैया एक एटम का याद नहीं कर पा रहे हैं, ग्रुपिंग कर दी, तब तक जोड़ा जब तक कि डेसिमल खत्म ना हो जाए। तो यही तो मेन गेम है बेटा मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है? और गाइस, आई होप कि मजा तो आ गया होगा। डन है बात? डन है? रिपीट। ये जो नंबर है ना बेटा, इसी को कहते हैं ग्रुप ऑफ कार्बन एटम, या फिर किसी भी एटम का ग्रुप, इसी का नाम है 1 मोल। अच्छा, और इसी का एक दूसरा नाम है एवोगैड्रो नंबर। क्या नाम है इसी का? एवोगैड्रो नंबर। अभी जो नीचे वाली लाइन लिखी है इसको सब लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये तो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि अभी इसमें टाइम है, इस वाली लाइन को आने में भी टाइम है, इसको छोड़ दो अभी। यहां तक जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे कि सभी को बातें समझ में आई है कि नहीं आई। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है भैया नहीं आई मुझे ना, रुक जाओ ना यार, रुक जाओ, मैं यही कहूंगी, मैं तो यही छोड़ो, पहले समझ लो दोबारा से। देखो ध्यान से, मेरे पास एक कार्बन का एटम था जिसका ग्राम में मास इतना था, जो कि सारे साइंटिस्ट को याद करना था। उन्होंने बोला कि भाई एक का तो ना कर पावे, एक का ना हो पावे। जैसे केले वाले भैया, अगर एक की कोस चिल्लाएंगे तो कभी भी गलती हो सकती है, कभी भी गलती हो सकती है। और क्या गलती हो सकती है? मान लो एक की कोस बताते हुए चिल्ला रहे हैं, किसी ने 5 मांग लिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कौन करेगा डेसिमल के नंबर की? गलत होने के चांसेस है, पढ़ने के नहीं है केले वाले भैया अपने। तो उन्होंने दिमाग लगा दिया कि एक केला नहीं बेचूंगा,
केले को जब तक जोड़ूंगा जब तक कि वो डेसिमल खत्म ना हो जाए। 12 केलों पे 40 आ गया था, वो खुश हो गए। हमारे एक कार्बन के एटम का मास इतना है, हम एक से ज्यादा नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, हमने कर दी बहुत सारे एटम्स को इकट्ठा कर दिया कार्बन के। इकट्ठा होते होते कभी तो ऐसा होगा ये छोटी वैल्यू जुड़ के डेसिमल खत्म हो जाएगी। कहां पे हुई, इतने एटम्स लेने पे जब टोटल मास निकाला तो आया 12। तो इसी कॉन्सेप्ट को ग्रुप ऑफ कार्बन एटम को, ग्रुपिंग ऑफ कार्बन एटम को नाम दे दिया भैया क्या, अपना मोल कॉन्सेप्ट। और जितने एटम्स एक ग्रुप में लिए गए थे उसी को नाम दिया गया मोल, और उसी को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो का दिमाग था यहाँ पे। अरे बात समझ में। अब बहुत सारे बच्चों को ना एक कंफ्यूजन है कि भैया कि अब भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है मुझे कि मोल का मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा मोल का मतलब क्या है। अब मैं तुम्हें ना बहुत छोटी भाषा में मोल का मतलब समझा। जैसे देखो ना, ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। बहुत ही जबरदस्त चीज बताऊंगा मैं तुम्हें। अरे हट जा भाई, लेट होगा से। हाँ, बहुत ही जबरदस्त बात बताओ। देख, तुम्हें ये बात पता होगी कि हम एटॉमिक मास कहने की जगह बहुत बार मोलर मास चिल्लाते रहते हैं। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम। भैया कभी तो एटॉमिक मास कह रहे हो, कभी आप मोलर मास कह रहे हो, क्या मतलब है आपका। अब देखो बड़ी मजे की बात, एटॉमिक मास तब कहते थे जब लिखते थे 23 ANU। अब लिखेंगे मोलर मास, कब लिखेंगे मोलर मास, ध्यान से देख। मेरे जो कार्बन का जो मास आया बेटा वो कितना आया, 12। अभी जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व किया कितना आया, 12। किसमें आया होगा, ग्राम में आया होगा, जल्दी से बताओ मुझे, ग्राम में आया होगा। ग्राम में ही तो आया ना, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू किसमें थी, ग्राम में थी, तो ग्राम में आया होगा, तो ग्राम में आया होगा। अब मुझे सोच समझ के बताना कि जो वैल्यू ग्राम में आई है क्या ये एक एटम की होती है, ना भैया ये एक एटम की होती नहीं है, क्योंकि 12 ग्राम तो बहुत बड़ी वैल्यू है, एक एटम दिखता भी नहीं है आंखों से। ये किसकी है, एक बहुत बड़े ढेर की है। उस ढेर को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो कार्बन का जब हम लिखते हैं ना मोलर मास और कहते हैं 12 ग्राम पर मोल, तो हम यही कह रहे होते हैं कि एक कार्बन का याद करना मुश्किल नहीं है। हमने कार्बन का एक ढेर लिया है जिसे मोल कहते हैं, और इसलिए यूनिट बनती है 12 ग्राम पर। तो जब यूनिट होगी ग्राम पर मोल तो कहलाएगा मोलर मास, क्योंकि ढेर का मास है। और जब कहेंगे एटॉमिक मास मतलब वो पुरानी बात कर रहे हैं, AMU वाली बात कर रहे हैं ना, पुराने समय की बात कर रहे हैं, अब नया समय आ चुका है। सोडियम का अगर तुम लिखते हो 23 ग्राम, ये एक एटम का नहीं है, ये बहुत बड़े ढेर का, इसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मैग्नीशियम का 24 ग्राम, ये एक का नहीं है बेटा, ये ढेर का है। क्लोरीन कहते हैं 35.5 ग्राम, ये एक का नहीं है बेटा, ये मोल का है। ऑक्सीजन को कहते हैं हम लोग कितना, 16 ग्राम, ये एक का नहीं है बेटा, ये एक ढेर का है। तो इसे कहते हैं हम लोग मोलर मास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मोलर मास। एटॉमिक मास पुरानी टेक्निक थी जब AMU में निकालते थे। व्हाट इज मोलर मास, नई टेक्निक है। जब एक एटम का याद नहीं हो रहा था ना, एक ढेर लेते थे। हमने कार्बन का ढेर लिया, 12 ग्राम पर मोल आया। सोडियम के छोटे छोटे एटम का जब ढेर लिया, इतना आया। मैग्नीशियम के छोटे छोटे एटम का ढेर लिया, इतना आया। क्लोरीन का इतना, इसका। अब तुम्हारे मन में आ रहा है भैया मोल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है मुझे, मतलब समझा दो, ध्यान से देख लो, मतलब देख लो, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। मोल एक जस्ट क्वांटिटी है, जैसे कि दर्जन। जैसे अगर तुमसे कोई बोले कि भाई 1 डजन का मतलब क्या होता है, भैया 1 डजन का मतलब होता है जो भी चीजों की 12 होंगी। जैसे आपसे कोई बोले 1 डजन केले, तो आप बोलोगे 1 डजन केले, कोई बोलो तो आप बोलोगे बेटा 12 केले, है ना। आपसे कोई बोले 1 डजन पेन, तो आप क्या बोलोगे बेटा, 12 पेन्स, यही बोलोगे ना। तो डजन एक क्वांटिटी है, ऐसे ही मोल भी एक क्वांटिटी है। जब भी आपसे कोई बोले मोल, तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत बड़े ढेर की बात कर रहा है, और उस ढेर में कितने नंबर ऑफ चीजें होती हैं, जितनी हमारी ये वैल्यू आई, इतनी। 6.022 10 to the power 23। जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है। जैसे कोई तुमसे बोले 1 मोल ऑफ पेन का मतलब क्या, तो आप बोलोगे 6.022 10 to the power 23 पेन्स। आपसे कोई भी बोले 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब, तो 6.022 10 to the power 23 हाइड्रोजन। आई रेस्ट माई केस हियर फॉर टुडे। जितने लोगों को डाउट है वो अपने डाउट बताएंगे, बाकी लोग जिसको बहुत अच्छे समझ में आ गया है वो जा।
तो बोल एवरीबॉडी तो जल्दी बोल- से मुझे बताएंगे क्या सभी को समझ में आया है, हाँ या ना। मैंने प्रॉमिस किया था मॉल कॉन्सेप्ट को चाट जाओगे तुम कल। टाटा को खाई सुने हैं ध्यान से जा सुनना, चीज है, कल सुनो। बताऊंगा मैं तुम्हें, कल मजा आएगा।